अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रो विद बिलाल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर 4 की एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस लेक्चर के अंदर जस्ट हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उसके अलावा एरर फाइंड करेंगे और आउटपुट देखेंगे। तो 3 क्वेश्चंस हम इसके अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज की वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस नहीं देखी हुई तो कंप्यूटर साइंस 10th क्लास प्लेलिस्ट में जाके आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। ClickUp is the fastest growing productivity tool today because marketing. तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एन एरे इज ए डैश स्ट्रक्चर। ऑप्शंस हैं लूप्स, कंट्रोल, डाटा एंड कंडीशनल। एज वी नो द ऑप्शन इज डाटा, क्योंकि अरे जो हमारा है वो डाटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हम बड़े डाटा को मैनेज करते हैं। अरे एलिमेंट आर स्टोर एट डैश मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टिग्यूअस, स्कैटर्ड, डिवाइडेड, नॉन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास, क्योंकि अरे डाटा इंडेक्सेस के अंदर स्टोर करता है। इफ़ द साइज ऑफ अरे इज़ 100 द रेंज ऑफ द इंडेक्सेस विल बी। अगर साइज अरे का 100 होगा तो उसके इंडेक्सेस 0 से लेके 99 तक होंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास डैश स्ट्रक्चर अलाउ द रेपिटेशन ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एज वी नो लूप स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास रेपिटेशन को अलाउ करता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज डैश इज अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज्ड टू रेफर अरे। तो अरे का नाम जो होता है वो उसका यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अरे नेम इज अ यूनिक आइडेंटिफायर। अरे कैन बी इनिशियलाइज डैश डिक्लेरेशन। तो अरे को एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन भी इनिशियलाइज किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 7 क्वेश्चन है हमारे पास यूजिंग लूप्स इनसाइड अरे इज कॉल्ड डैश लूप्स। अगर एक लूप के अंदर एक और लूप लगेगा तो उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। 8th क्वेश्चन है डैश पार्ट ऑफ अ लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। एज वी नो इनिशियलाइजेशन का काम जो है वो सबसे पहले होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 9th क्वेश्चन है हमारे पास डैश मेक इट इजियर टू रीड एंड राइट वैल्यूज इन अरे। तो लूप्स का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो अरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करना और उधर से फेच करना आसान है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन है हमारे पास टू इनिशियलाइज अरे इन अ सिंगल स्टेटमेंट इनिशियलाइज इट डैश डिक्लेरेशन। तो ऑप्शन हमारे पास ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जो कि क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंट ए और उसके बाद ब्रेसिस हैं और आप देख रहे हैं इसके अंदर इंडेक्स नंबर कोई भी नहीं दिया गया। जब इंडेक्स नंबर कोई भी ना दिया गया हो तो इनिशियलाइजेशन टाइम के ऊपर जो हम वैल्यूज़ इंसर्ट करवा रहे होते हैं वही उसके इंडेक्स का साइज़ होता है। जैसे यहाँ पे हमने इसको अगर ब्लैंक छोड़ा है तो अब इसका साइज़ 3 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको 3 वैल्यूज़ दे रहे हैं। अब देखना हमने ये है कि इस कोड के अंदर प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैरेंथेसिस उसने स्मॉल यूज़ की हैं, तो यहाँ पे करली ब्रेसेस आनी थी और जस्ट हमने वैल्यूज़ लिख देनी थी, जैसा कि मैं आपको लिख के भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसकी जगह जो वैल्यूज़ हमें लिखनी चाहिए थी वो इस फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए थी 2, 3, 4 और उसके बाद इसको करली ब्रेसेस को क्लोज कर देना चाहिए था और टर्मिनेटर साइन लगा देना चाहिए था। तो अगर इस फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज़ लिखी जाती तो ये करेक्ट वैल्यूज़ होती। चूँकि ये ब्रेसेस का गलत इस्तेमाल किया गया है इसलिए ये हमें सही आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास बी ऑप्शन है जो कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 10 और आई में प्लस प्लस करेगा। प्रिंट एफ, उसके बाद परसेंटेज डी है, \n है, सेमी और फिर डबल कोटेशन को बंद किया गया है और कॉमा और आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉर के अंदर उसने इनिशियलाइजेशन पार्ट को सेपरेट किया है कॉमा के साथ, जबकि हम जानते हैं कि यहाँ पर सेमी कॉलन होना चाहिए। और इसी तरह आई इज़ लेस देन 10 ये कॉमा से सेपरेटेड है, जबकि यहाँ पर भी टर्मिनेटर साइन होना चाहिए। तो इसकी जो करेक्ट आउटपुट बनती थी वो ये है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। फॉर का उसको स्ट्रक्चर इस तरह लिखना चाहिए था इंट आई इज़ इक्वल टू 0 और उसके बाद टर्मिनेटर साइन आएगा और फिर आएगा हमारे पास आई इज़ लेस देन 10, फिर टर्मिनेटर साइन आएगा और उसके बाद फिर हमारे पास आई प्लस प्लस।
तो अगर ये फॉर्मेट होता तो ये करेक्ट फॉर्मेट होना था। उसके बाद सी क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि इंट ए यानी कि अरे का नाम ए रखा है और उसके बाद वैल्यूज़ हमने पास ऑन की है 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास इंट जे इज़ इक्वल टू 0 और j इज़ लेस देन 5 और j के अंदर इंक्रीमेंट किया जाए। अब यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमने यूज़ किया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया और उसके बाद हमने कॉमा लगाया और a और उसके बाद j लिखा है। तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो आप देख रहे हैं कि a स्मॉल ब्रेसेस के अंदर j लिखा हुआ है, जबकि हम जानते हैं कि इंडेक्स नंबर जब भी लिखा जाता है वो इस फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है, ब्रेसेस ये वाली यूज़ होती हैं ना कि स्मॉल ब्रेसेस यूज़ होती हैं। तो अगर ये फॉर्मेट होता तो ये हमारे पास करेक्ट फॉर्मेट होना था। तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास यही एक प्रॉब्लम है जिसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। उसके बाद और डी क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। फ्लोट अरे एफ नेम से इनिशलाइज की गई है और 4 वैल्यूज़ इसके अंदर पास ऑन की गई हैं और इंट साइज इज इक्वल टू 4 एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर 4 वैल्यू रखी है। फॉर इंट n इज इक्वल टू -1 और उसके बाद n इज लेस देन साइज जब तक n की वैल्यू साइज से कम हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n में माइनस माइनस लगाया यानी कि n में डिक्रीमेंट करवाया गया है ना कि इंक्रीमेंट करवाया गया। और प्रिंट f के अंदर हम क्या करवा रहे हैं कि f और इंटू n, यानी कि ये लूप जो है हमारा वो इस तरह बनाया गया है कि ये कभी भी एंड नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि n की वैल्यू -1 से स्टार्ट हुई है, जब इसमें डिक्रीमेंट होगा तो -1 से छोटी वैल्यू -2 होती है, इसी तरह -3 -4 -5 और ये चलता जाएगा लूप, ये कभी भी आपका लूप एंड नहीं होगा। तो इसको लूप के जो कह लें कि कंडीशन में प्रॉब्लम है। यहाँ पे या तो साइज़ को -4 लिया जाता और या यहाँ पर प्लस किया जाता, इन दोनों में से कोई एक काम होता तो ये हमारे पास करेक्ट लूप होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंट काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर इंट i इज इक्वल टू 4, i इज़ लेस देन 6 और i में भी -1 है यानी कि i में भी डिक्रीमेंट हो रहा है। और जब i में डिक्रीमेंट होगा 4 होगा, नेक्स्ट टाइम 3 होगा, नेक्स्ट टाइम 4 और नेक्स्ट टाइम, तो ये लूप की कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी। तो हमारे पास ई क्वेश्चन के अंदर भी लूप कभी भी एंड नहीं होगा। एक तो इसमें ये मिस्टेक है और उसके अलावा प्रिंट एफ के बाद आप देख रहे हैं काउंट के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पर भी सेमीकोलन की भी मिस्टेक है जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इंट सम इज इक्वल टू 0 और पी हमने 2 वेरिएबल ले लिए, एक को 0 से इनिशियलाइज किया है, दूसरे को हमने लूप के अंदर यूज़ किया है और उसकी वैल्यू हमने 5 रखवाई है। जब तक उसकी वैल्यू 25 के बराबर रहेगी तब तक ये लूप रिपीट होता रहेगा और p के हर रेपिटेशन के दौरान वैल्यू में 5 का इंक्रीमेंट होगा। और उसके बाद सम इज़ इक्वल टू सम प्लस 5 यानी कि ईच स्टेप जब हमारा रिपीट होगा तो सम की वैल्यू में 5 का इंक्रीमेंट हो जाए, यानी कि फर्स्ट टाइम सम की वैल्यू 0 है तो 0 + 5 और यहाँ पे सम की वैल्यू हो जाएगी 5। इसी तरह ये लूप रिपीट होता रहेगा, ये लूप हमारा टोटली 5 टाइम रिपीट होगा और हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो देखते हैं कि कैसी बनेगी। फॉर एग्जांपल सम पहले हमारे पास 0 है, सम हमारे पास 0 है, 0 इज इक्वल टू 0 + 5। तो अब ये वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड पे साइन हो जाएगी, तो फर्स्ट स्टेप के बाद जो सम की वैल्यू है वो हमारे पास 5 बन जाएगी। यहाँ पे हम सम ही लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप के बाद सम की वैल्यू 5 बन गई। नेक्स्ट स्टेप में सम की वैल्यू हम जानते हैं कि 5 थी, तो वो 5 + 5 यानी कि 10 हो जाएगी। और जब दोबारा ये लूप रिपीट होगा तो सम इज़ इक्वल टू 10 + 5 होगा, तो ये 15 हो जाएगा। 4 टाइम जब ये चलेगा तो सम इज़ इक्वल टू 15 + 5 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। और लास्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो सम इज़ इक्वल टू 20 + 5 यानी कि लास्ट पे वैल्यू हमारी 25 सम के अंदर जा रही है, जो कि हमारे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हमारे पास क्या होगा 25। तो फर्स्ट कोड की आउटपुट 25 है। ये हमारे पास 5 टाइम इसलिए लूप रिपीट हो रहा है क्योंकि p के अंदर हम 5 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम p की वैल्यू 5 है, नेक्स्ट टाइम p की वैल्यू 10 होगी, नेक्स्ट टाइम p की वैल्यू 15 होगी, नेक्स्ट टाइम 20 एंड नेक्स्ट टाइम 25। तो इस तरह ये वैल्यूज़ हमारी रिपीट होंगी। और उसके बाद नेक्स्ट कोड को देखते हैं। इंट i एक वेरिएबल हमने ले लिया, i इज़ इक्वल टू 34 और i इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 60। जब तक i की वैल्यू 60 के बराबर है
तब तक ये लूप रिपीट हो, अदरवाइज़ ये लूप हमारा क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो ट्रिकी पार्ट है वो आप इंक्रीमेंट सेगमेंट में देख रहे हैं कि आई इज़ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि नेक्स्ट स्टेप जब हमारे पास रिपीट होके आई की वैल्यू आएगी तो 34 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, जो कि आंसर हमारे पास बनता है 68। और जैसा कि हम जानते हैं 68 जो है वो 60 से बड़ा है, तो इसलिए ये लूप जस्ट वन टाइम रिपीट होगा और स्क्रीन के ऊपर जस्ट एक दफ़ा हमारा स्टार शो होगा और लूप हमारा एंड हो जाएगा। तो सेकंड प्रोग्राम की आउटपुट हमारे पास जो बनती है वो है जस्ट स्टैटिक, और वो भी सिर्फ एक दफ़ा। उसके बाद नेक्स्ट कोड को देख लेते हैं, जो कि है हमारे पास फॉर लूप है इंट आई इज़ इक्वल टू 50, आई इज़ लेस देन इज इक्वल टू 50, और यहाँ पे है हमारे पास आई में प्लस प्लस हो रहा है, यानी कि आई की वैल्यू हमने 50 से शुरू की और हमने ये लिखा कि जब तक इसकी वैल्यू 50 से कम है या उसके बराबर है तब तक ये लूप चलेगा। यानी कि जस्ट अगर देखा जाए तो ये लूप आउटर जो लूप है वो एक दफ़ा ही चलेगा हमारे। तो अंदर वाला लूप अगर हम देखें तो फॉर j इज़ इक्वल टू आई, यानी कि j की वैल्यू इनिशली क्या हो जाएगी 50, और फिर हमने क्या लिखा है कि j जब तक ग्रेटर देन या इज इक्वल टू है 48 के, यानी जब तक बड़ा है या बराबर है 48 के तब तक ये लूप चलेगा। और j की वैल्यू में माइनस माइनस करें, यानी कि j की वैल्यू इनिशली 50 थी, एक दफ़ा लूप चलेगा तो स्क्रीन के ऊपर 50 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो j की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 49 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर लूप रिपीट होगा, थर्ड टाइम जब लूप रिपीट होगा तो j की वैल्यू 48 हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम ये लूप इनर नहीं रिपीट होगा और आउटर लूप के साथ हमारे पास यहाँ पर i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, i की वैल्यू है 50। तो इस तरह की आउटपुट हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी और ये लूप हमारा एंड हो जाएगा। उसके बाद डी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंट i, और उसके साथ हमने एक अरे डिक्लेयर की है जिसकी फर्स्ट वैल्यू 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और फॉर लूप के अंदर हमने इसको कैसे यूज़ किया है कि जब तक i इज़ इक्वल टू है 0 के, i इज़ लेस देन है 7 के, यानी कि 7 दफ़ा ये लूप रिपीट हो और i की वैल्यू में प्लस प्लस होता रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हो क्या रहा है कि i में यहाँ भी हमने प्लस प्लस लिख दिया है, और ये फॉर लूप के स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या लिखी है कि i मल्टीप्लाई बाय i, यानी कि जो भी i का इंडेक्स है उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो और i की वैल्यू में प्लस प्लस हो जाए। यानी कि ईच स्टेप के साथ i की वैल्यू में एक दफ़ा इजाफा होने की बजाय 2 दफ़ा इजाफा होगा, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट यहाँ पर भी करवाया उसको और यहाँ पर भी हम उसको इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा तो i की वैल्यू 0 है, यानी कि इंडेक्स 0 की वैल्यू 2 थी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओके, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में शो होगा 4। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू यहाँ पर भी एक का इजाफा हो गया, यानी कि i की वैल्यू 1 हो गई, और जब ये लूप के अंदर गया तो यहाँ पे फिर i की वैल्यू में इजाफा हो गया तो i की वैल्यू 2 हो गई है। अब इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जो वैल्यू है, इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर वैल्यू है हमारे पास 4, क्योंकि 1 की वैल्यू तो हमने छोड़ दी, 2 की वैल्यू 4 थी और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो नेक्स्ट आउटपुट हमारे पास 16 आ जाएगी। उसके बाद थर्ड टाइम भी उसी तरह होगा, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 को उसने छोड़ा और यहाँ पर एक और इनका इजाफा हो गया, इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर चला गया जो कि 6 था हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हमारा 36 हो रहा है। उसके बाद इंडेक्स पे देखें कि अब क्या होगा, अब उसने लास्ट इंडेक्स के ऊपर चला जाना है और उसको वैल्यू मिलेगी 8, और 8 मल्टीप्लाई 8 64। तो इस तरह ये डी की आउटपुट हमारे पास ये वाली शो होगी और लूप हमारा एंड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ई पार्ट है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि इंट आई और इंट जे दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए और दो ही हमने अरेज लिए हैं और दोनों अरे हमारी फ्लोट टाइप की है। फर्स्ट अरे के नाम हमने AR1 रख लिया है, सेकंड अरे का नाम हमने AR2 रख लिया है, और वैल्यूज़ देखें फर्स्ट के अंदर 1.1, 1.2, 1.3, सेकंड के अंदर 2.1, 2.2, 2.3, और फॉर लूप हमने लगाया है i इज़ इक्वल टू 0, i 0 इंडेक्स से हमने स्टार्ट किया है। तो फॉर लूप के अंदर हमने क्या लिखा है, i इज़ इक्वल टू 0 और i इज़ लेस देन 3 जब तक i की वैल्यू 3 से छोटी है, यानी कि i की वैल्यू 0 होगी फर्स्ट टाइम, फिर 1 होगी और फिर 2 होगी, और उस तरह हमारे पास i में प्लस प्लस होता रहे। फॉर लूप हमने फिर अंदर उसके लगाया j इज़ इक्वल टू i कर दिया, यानी कि फर्स्ट टाइम j की वैल्यू जो भी i की वैल्यू हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर j की वैल्यू
ज़ीरो होगी फर्स्ट स्टेप के अंदर, क्योंकि आई हमारा ज़ीरो है। उसके बाद जे की वैल्यू 3 दफ़ा रिपीट हो, और जैसे ही वो 3 या 3 के बराबर होगी तो लूप हमारा एंड हो जाएगा, जे प्लस प्लस होगा। प्रिंट एफ में हम क्या करवाया, ए आर आई मल्टीप्लाई बाय ए आर जे, और उसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया आई मल्टीप्लाई बाय जे। तो यहाँ पर आउटपुट क्या बनेगी हमारे पास, आई की वैल्यू 0 होगी और वो इस लूप के अंदर आ जाएगा, और ये लूप हमारा कितनी दफ़ा रिपीट होगा, 3 दफ़ा। तो अंदर वाला लूप हमारा 3 दफ़ा रिपीट होगा। फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पर जे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब जे की वैल्यू 0 हो गई तो उसने होल इक्वेशन को ही 0 कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 0.00000 इस तरह की आउटपुट हमारे पास शो हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम फिर लूप चलेगा। अब इस दफ़ा जे की वैल्यू हमारे पास 1 हो चुकी है, लेकिन जे की वैल्यू 1 हो चुकी है पर आई की वैल्यू अभी भी 0 है, तो इसकी आउटपुट फिर 0.00000 करके कुछ शो हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। और थर्ड टाइम भी जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू में तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, तो इस वजह से थर्ड टाइम भी वैल्यू हमारी 0.00000 शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये अंदर वाले लूप से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आई की हो जाएगी 1। अब जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये लूप इसको अंदर वाले लूप के अंदर भेज देगा, और जे की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और जे हमारा लेस देन 3 के है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू भी 1 और जे की भी वैल्यू 1, यानी कि अब ये इक्वेशन को 0 नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या वैल्यू में चेंज आ रही है हमारे पास, ए आर आई यानी कि इंडेक्स आई की वैल्यू अब 1 है। 1 मतलब ये 0 वाला छोड़ दें, यहाँ पे आ जाए, तो 1.2 वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, ए आर जे, यानी कि यहाँ पे 2.2 के साथ। जब 1.2 मल्टीप्लाई होगा 2.2 के साथ तो आंसर हमारे पास बनेगा 2.6400। तो इस तरह ये आउटपुट हमारे पास आएगी। नेक्स्ट टाइम फिर अंदर वाला लूप रिपीट होगा। जब अंदर वाला लूप हमारा रिपीट होगा तो अब आई की वैल्यू तो हमारी वही रहेगी जो पहले थी, यानी कि आई की वैल्यू 1.2 थी, तो वो यहाँ पर 1.2 को ही रखेगा। लेकिन जे की वैल्यू जो है हमारे पास वो अब इंक्रीज़ होके वो नेक्स्ट जो वैल्यू थी, अब 1.2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.3 के साथ। तो 1.2 को जब 2.3 के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 5.52000 इस तरह आउटपुट हमारे पास आएगी। नेक्स्ट टाइम फिर ये इस लूप से आउट हो जाएगा और ऊपर वाले लूप में चला जाएगा। अब फॉर आई इज़ इक्वल टू 2 हो चुका है हमारे पास, तो फिर ये लूप को अंदर वाले लूप में भेज देगा। अब जे की वैल्यू 2 हो चुकी है, जे की वैल्यू 2 हो गई तो ये भी लूप हमारा एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा। अब आई इज़ इक्वल टू 2 और जे की वैल्यू भी होगी हमारे पास 2, तो आंसर हमारे पास अब बनेगा 11.959999। तो यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे पास, जो थर्ड वैल्यू थी 1.3 इसको मल्टीप्लाई करेगा 2.3 के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, और आंसर हमारे पास इस तरह ये आउटपुट में शो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को देखेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।